बात करते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके बारे में। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान बहुत है, लेकिन कंसेप्चुअल भी है लेकिन आसान भी है, उतना ही आसान है। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 50 MVA 76.2 by 33 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विथ टैप चेंजर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विथ टैप चेंजर। अभी तक आपने जितने एग्जांपल सॉल्व किए उसमें एक भी जगह पे आपको विथ टैप चेंजर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। विथ टैप चेंजर हैज परसेंटेज इंपिडेंस ऑफ 0.5 प्लस J7। क्या है परसेंटेज इंपिडेंस, किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। व्हाट टैपिंग्स मस्ट बी यूज टू मेंटेन द रेटेड वोल्टेज एट सेकेंडरी, to maintain the rated voltage at a secondary on two different types of loads are given to you, on full load at 0.8 lagging power factor and 40 MVA a second load है 40 MVA load at 0.6 lagging power factor, at what, at 0.6 lagging power factor। सबसे important और सबसे मैं कह सकता हूँ कि इंडिस्पेंसिबल चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए, कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, पहले उसका गिवन डेटा लिखे। क्या लिखे, गिवन डेटा। तो देखिए डेटा क्या गिवन है, गिवन क्या है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो रेटिंग कितना दिया है। देखिए भाई उसने जो रेटिंग दिया है, रेटिंग कितना दिया है, और रेटिंग कितना है ट्रांसफार्मर का, 50 MVA का है। क्या होगा ये, 50 MVA है। 50 MVA का अगर लोड होगा तो उसको तुम बोलोगे फुल लोड या रेटेड लोड बोलोगे, ठीक है। तो उस टाइम पर लोडिंग का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो उसने दिया उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो कितना दिया, वोल्टेज का जो रेशियो दिया इट इज गिवन अस 76/33 kV। कितना दिया है, 76/33 kV दिया, ठीक है। जो उसने इंपिडेंस दिया, देखिए उसने क्या बोला है, हैज अ परसेंटेज इंपिडेंस ऑफ 0.5 + 7। कितना क्या दिया है, परसेंटेज इंपिडेंस दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, किस में बोला है उसने, परसेंटेज में। आपको अगर याद आ रहा है ना तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने पर यूनिट सिस्टम पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था, पर यूनिट सिस्टम। बेटा पर यूनिट सिस्टम जब आप पढ़े थे ना उसमें मैंने आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। देखिए फिर ये वाला जो है ना, मतलब ये ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं उसमें पर यूनिट सिस्टम का एप्लीकेशन आपको पढ़ना पड़ रहा है। मतलब बस यहाँ पे क्या है ना, जो उसने जो इंपिडेंस दे दिया ना वो किस में दे दिया, पर यूनिट में दिया। मैं आपको करोड़ों बार समझा चुका होगा ये चीज कि जो पर यूनिट इंपिडेंस होता है ट्रांसफार्मर का, आइदर इट इज on primary side or it is on the secondary side, but the value of the per unit impedance on both the side remains same। ये मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो पर यूनिट इंपिडेंस जो दिया उसने, उसके अगर वैल्यू लिखने की बात करें तो जो पर यूनिट इंपिडेंस उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ZPU is equals to 0.5 plus J7 plus what, plus J7, and this is nothing but what, this is the per unit value of the impedance, this is nothing but what, this is the per unit value of the impedance, ठीक है। उसके बाद जो उसने बोला है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है फुल लोड, हाँ टैपिंग्स के बारे में कुछ बोल रहा है, वो पढ़ लेते हैं। व्हाट टैपिंग्स मस्ट बी यूज टू मेंटेन द रेटेड वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, मतलब क्या, देखिए वोल्टेज कितना एक्सपेक्ट कर रहा है सेकेंडरी साइड पे, सेकेंडरी साइड पे वो उतना ही वोल्टेज एक्सपेक्ट कर रहा है कि जितना एक्सपेक्टेड है। मतलब क्या, व्हाट टैपिंग्स मस्ट बी यूज टू मेंटेन द रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो रेटेड वोल्टेज उसका देखिए कितना है, ये जो उसको थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ, जो सेकेंडरी का जो रेटेड वोल्टेज है उसका वैल्यू अगर देखा जाए तो देखिए कितना है, टू मेंटेन द रेटेड वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, ठीक है। देखिए दिस इज द सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज 33 kV। कितना है सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज, 33 kV है। और उसने बोला है आगे, व्हाट टैपिंग्स मस्ट बी यूज टू मेंटेन द रेटेड वोल्टेज एट सेकेंडरी ऑन फुल लोड एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, फुल लोड ऑन 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। एंड जो सेकंड लोड दिया उसने, दैट लोड इज गिवन अस 40 MVA लोड एट 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर, एट 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर। और उसने एक अजम्पशन दिया है, क्या दिया अजम्पशन, अज्यूम दैट द टैप चेंजर आर प्रोवाइडेड ऑन द HV साइड। क्या बोला है, टैप चेंजर्स आर प्रोवाइडेड ऑन द व्हाट, HV साइड। अगर ऐसी बात उसने दी है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आएगी क्या, कि जो लोड 1 जो दिया उसका वैल्यू कितना दिया। लोड 1 जो दिया उसने बोला क्या है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट वो लिखना है। क्या बोला उसने, फुल लोड। जैसे भी उसने फुल लोड बोला तो एक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा भाई, 1 बन जाएगा कि नहीं। देखिए इसमें गलती कहाँ पे होने वाली मैं बताता हूँ बच्चे की, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, मेरे हिसाब से आपका सोल्यूशन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो लोड जो दिया उसने कितना दिया है, फुल लोड दिया है 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। लोड कैसे दिया है, फुल लोड, फुल लोड, ठीक है। सो एज द वैल्यू ऑफ द लोड इज गिवन एज फुल लोड, सो एक्स इज इक्वल टू 1। जैसे भी एक्स का वैल्यू 1 हो गया, जो उसने दिया है cos फाई कितना दिया है, cos फाई इज गिवन एज 0.8 लैग,
cos फाई का वैल्यू कितना दिया है, इट इज गिवन अस 0.8 लैगिंग, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो उसने बोला है कि आपको सेकेंडरी साइड का वोल्टेज उसका उतना ही होना चाहिए कि जितना उसका रेटेड वोल्टेज होना चाहिए। इसका मतलब अगर देखा जाए ना, तो वो बोलना क्या चाहता है, वो ये बोलना चाहता है कि भाई जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी में सिर्फ सेकेंडरी निकाल रहा हो, प्राइमरी की जरूरत नहीं फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास जब मैं उसका सिर्फ सेकेंडरी साइड जब निकाल देता तो यहाँ पे उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल सर्किट देखा जाए तो उसका इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका लोड कनेक्टेड होता है, यहाँ पे क्या होता है आपके पास, यहाँ पे लोड कनेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना, सेकेंडरी के अक्रॉस का वोल्टेज होता है, और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है सेकेंडरी साइड का, दिस इज E2, दिस इज R2 एंड दिस इज JX2, दिस इज व्हाट JX2। और ये बोलता है कि ये जो होता है ना, दिस E2 इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, दिस E2 इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये जो E2 है ना, वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो V2 है, V2 इज व्हाट, इट इज अ लोड। वो बोल रहा है कि सेकेंडरी के जो टर्मिनल है ना, मतलब जहाँ पे लोड कनेक्टेड है वहां पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पे जो रेटेड वोल्टेज है वही वोल्टेज अगर यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब क्या, ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस ड्रॉप का वैल्यू अगर आपको नलिफाई करना है, ये ड्रॉप का वैल्यू अगर नहीं चाहिए, मतलब क्या, ये ड्रॉप नहीं चाहिए आपको, क्या है ना, या इस ड्रॉप में ये जो है ना, जो एलिमेंट इसमें जो वोल्टेज और ड्रॉप हो रहा है ना, उस ड्रॉप को कंपेंसेट करे या कुछ भी करे, बस मुझे क्या है ना, जो V2 है इसका वैल्यू E2 के बराबर चाहिए। अगर लेकिन कब, रेटेड कंडीशन में, कैसे ना, रेटेड कंडीशन में। तो इसमें ऐसा क्या चेंज किया जा सकता है कि जिसकी वजह से मेरा जो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या है ना, जो उसका रेटेड वोल्टेज के बराबर आ जाए। कितना रेटेड वोल्टेज है, 33 kV ना, उसका उतना बराबर आ जाए। हम देखना सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिए, सबसे पहले देखोगे कि आप देखना कि कितना उसको बढ़ाना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, ये कहां से पता चलेगा अपन को। क्योंकि देखिए ना कि मतलब कि अपन को एक बात पता है कि वोल्टेज अगर इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास है कि उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आपके पास, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू 4.44 phi into F into N. N is what number of turns per phase. Right now you are talking about single phase transformer, so you will write it there only turns. ठीक है, तो जो टर्न्स को अगर बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका ईएमएफ इंड्यूस भी बढ़ जाएगा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बढ़ाना है तो टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। और टर्न्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसने बोला कि प्राइमरी जो आपके पास है, प्राइमरी के ऊपर आपने टैप चेंजर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए देख लेते, पहले पता कर लेते। इसको अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन के कंसेप्ट के हिसाब से जाते तो आपका बहुत सही आंसर आएगा। तो पहले वोल्टेज रेगुलेशन देख लेते फिर इसमें, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला में क्या पढ़ा था आपको, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे पढ़े थे अपन, वोल्टेज रेगुलेशन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू E2 माइनस V2 नो लोड वोल्टेज माइनस वोल्टेज एट द लोड डिवाइडेड बाय क्या है, V2 या E2 बाई मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इसको अपन ने किसके इक्वल किया था, इसको अपन ने किया था किसके इक्वल किया था बेटा, इसको किया था अपन ने I2 R2 नहीं है, R इक्विवेलेंट बताया था मैंने, याद कीजिएगा भाई। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट R इक्विवेलेंट कॉस ऑफ फाई प्लस X इक्विवेलेंट I2 साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय E2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको और एक बार क्या करना, उसमें से मैंने ये सारी चीजें मैं इसके पहले कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे आपको चीजें याद रहनी चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। I2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो बेटा I2 को कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है, यहाँ पे आ रहा है R इक्विवेलेंट कॉस ऑफ फाई प्लस X इक्विवेलेंट साइन ऑफ फाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय E2 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। और I2 को मैं क्या लिखा था, अगर आपको याद आ रहा है तो I2 देखिए, I2 क्या है बेसिकली, दिस इज द लोड करंट है। I2 क्या है बेसिकली, लोड करंट है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके पास सेकेंडरी में जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, इट विल बी द लोड करंट। और अपन को पता नहीं लोड का नेचर कैसा है, फिलहाल तो उसने इसमें बोल दिया कि लोड इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ फुल लोड है। लोड कैसा, फुल लोड है, लेकिन मैं उसका पहले जनरलाइज बना देता हूँ आपको, आप उसको आराम से बैठ के उसको यूज करना, ठीक है। तो I2 क्या होगा बेसिकली, X इज इक्वल्स टू I लोड अपॉन I रेटेड, I load upon what, I rated. So I load is going to be equals to X times of I rated, is going to be equals to what, X times of I rated. तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें अगर मैं उसको चेंज करूँ तो दिस विल बी रिटन लाइक दिस, X times of I2 is nothing but what, this is going to be I rated, ठीक है। तो this is nothing but R equivalent cos of phi plus X equivalent sin of phi divided by E2 multiply by what, 100, multiply by what
100। समझ में आ रही बात? तो देखिए मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू सबसे पहले देख लूंगा कि कितना बोला है उसने बोला क्या है, फुल लोड बोला है, तो फुल लोड जैसे ही बोला तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात पता चल गई, तो x का वैल्यू 1 हो गया। जैसे भी x का वैल्यू 1 होगा तो आगे जो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा उसमें देखिए क्या होगा, उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, जो आगे जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा उसमें लिखा जाएगा जो I2 रेटेड है और E2 क्या, E2 भी तो रेटेड ही वोल्टेज है सेकेंडरी का, और I2 तो रेटेड करंट है सेकेंडरी की। इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो कुछ नहीं भाई, मतलब अगर मैं E2 को अगर इसके डिवीजन में लेके आऊंगा, E2 अपॉन I2 कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का रेटेड इंपीडेंस आ जाएगा। सेकेंडरी का जो रेटेड इंपीडेंस है तो वहां से मैं उसको पर यूनिट इंपीडेंस में आराम से कन्वर्ट कर दूंगा, कर दीजिएगा फिर इसमें। ठीक है, देखिए कैसे करोगे, I2 मैं उसको बाद में लिखता हूँ क्योंकि इसको मुझे इसमें लिखना ना, तो दिस विल बी R इक्विवेलेंट cos phi प्लस X इक्विवेलेंट sin of phi डिवाइडेड बाय A2 अपॉन X2 I2 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट I2, लेकिन ये दोनों कैसे होंगे, दिस बोथ विल बी ऑफ व्हाट रेटेड, और मैंने लिखा था ना वहाँ पे नो लोड वोल्टेज विल बी व्हाट, इट विल बी द रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज भाई, और रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, उसके रेटेड वाइंडिंग का वोल्टेज है, वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज है, और एक I2 क्या, IT इज ऑल्सो द रेटेड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो जो रेटेड इंपीडेंस है ना उसको क्या कर दीजिएगा आप, उसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि रेटेड इंपीडेंस इटसेल्फ विल बी एक्ट एज व्हाट, बेस वैल्यू करके एक्ट करेगा। मैं आपको पर यूनिट सिस्टम जब समझाया था तब सारी चीजें समझाया इसके रिलेवेंट, बेस किसको लेना है, कुछ मेंशन नहीं होगा तो क्या करना है, सारी चीजें मैं वहाँ पे मेंशन किया। सो दिस विल एक्ट एज व्हाट, दिस विल एक्ट एज जेड बेस, और मैं सेकेंडरी की करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस है कि दिस विल बी व्हाट, Z2, ठीक है, बेस इंपेडेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। सो दिस विल बिकम R इक्विवेलेंट अपॉन Z2 इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ बेस इंपेडेंस मल्टीप्लाई बाय cos phi प्लस X इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय Z2 बेस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, sin phi। इसका अगर मैं ओवरऑल अगर मैं कुछ लूँ तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा 100 से, किससे मल्टीप्लाई करेगा, 100 से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट R पर यूनिट cos ऑफ phi प्लस X पर यूनिट व्हाट, sin phi। इस तरीके से आएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए R पर यूनिट का वैल्यू बेसिकली क्या होगा, R पर यूनिट का वैल्यू उसने दिया है, cos पर यूनिट का दिया है, X पर यूनिट का दिया है, sin पर यूनिट का दिया है। इसमें से अगर आप में से कुछ लोग अगर बहुत मतलब आपका अगर कंसेप्ट अच्छा होगा तो मेरे हिसाब से इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली उसको आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इसको इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंसेप्चुअली चीजें याद रखें, रट्टा मार के कोई याद नहीं रखना। हाँ, एग्जाम में कर रहे हो उस टाइम पे याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात, वेल एंड गुड, डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा सब चीजें। तो आप डायरेक्टली फिर इसमें तो वैल्यूज पुट करने की बात है और कुछ नहीं है, बस वैल्यूज ही पुट करना है अपन को, तो सारी चीजें उसने दे दी है ना। R पर यूनिट का वैल्यू दिया 0.5, सो दिस इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, cos phi कितना दिया है, पावर फैक्टर उसने 0.8 दिया है ना, 0.8 लैगिंग तो ऑब्वियस है cos phi का वैल्यू होगा 0.8 प्लस X पर यूनिट का वैल्यू कितना है, जो X पर यूनिट है उसका जो वैल्यू दिया उसने 7 पर यूनिट दिया ना, आई थिंक बिल्कुल सही है, 7 दिया है उसने, 0.5 प्लस 7 बिल्कुल 7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.6। ठीक है, और इसको क्या करोगे, दिस विल बी, दिस ओवरऑल टर्म विल बी मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। तो देखिए अगर मैं उसको लिखूंगा तो दिस विल बिकम व्हाट 40 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 प्लस दिस विल बिकम 42 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1, दिस विल बिकम व्हाट 42 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर व्हाट -1। इसको अगर देखा जाए तो दिस विल बिकम 0.04 प्लस 4.2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। तो ये कितना बनेगा आपके पास, आई थिंक ये 0.7 है, मैं गलत लिख दिया शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, मेरे पास जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये परसेंटेज में दिए ना वैल्यूज, परसेंटेज में ऑलरेडी परसेंटेज में दिए तो ऑब्वियसली उसको कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की। देखिए यहाँ पे ऐसे गलती हो सकती है, चांसेस होते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में दिया उसका केयर कीजिएगा। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं उसको। ठीक है, डायरेक्टली उसको अपन सॉल्व करते हैं। 10 टू द पावर -1। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं उसको सॉल्व करूँगा तो दिस विल बिकम व्हाट,
दिस विल बिकम 4.6%। कितना आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो परसेंटेज में तो डायरेक्टली क्या लिखोगे 4.6% लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो वोल्टेज रेगुलेशन है। अभी तो आंसर आया नहीं आपके पास, आंसर तो अभी जो डिस्कस करूँगा, ये तो आप इसके पहले के वीडियोस में तो अपन सब डिस्कस किया है सब कुछ, तो मतलब इसके पहले के जो एग्जाम्पल्स थे उसमें सब चीज़ें अपन डिस्कस किए, लेकिन अभी इसके बाद जो डिस्कस करूँगा बहुत डिफिकल्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि एक बात पता चल रही है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन कितना आ रहा है 4.6% आ रहा है। इसका मतलब क्या, जो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है ना वो क्या कर रहा है ना 4.6%, जो सेकेंडरी वोल्टेज है E2 का 4.6% कम वोल्टेज अपन को कहाँ पे आ रही है, सेकेंडरी के अक्रॉस में आ रही है। मतलब क्या है ना, यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे इसका अगर मैं देखा जाए तो 4.6% मतलब कितना बन जाएगा, अगर मैं देखा जाए तो 95.2%, 95.4% वोल्टेज आ रही है, मतलब 0.95 टाइम्स ऑफ E2 इतनी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। किसके अक्रॉस में आ रही है, लोड पे आ रही है। अपन को चाहिए कि मतलब ये 0.95 E2 नहीं चाहिए अपन को, डायरेक्टली कितना चाहिए अपन को, तो डायरेक्टली भाई यहाँ पे तो E2 चाहिए, क्या चाहिए, E2 चाहिए। तो E2 को चेंज कैसे, मतलब E2 अगर डायरेक्टली जो V2 का वैल्यू है वो अपन को क्या चाहिए, डायरेक्टली E2 के समान चाहिए, तो E2 के समान होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करोगे, सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द सेकेंडरी, इट विल बी द सेम वैल्यू दैट विल बी कम अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या होता है ना, टैप चेंजर होते हैं। क्या होता है ना भाई, टैप चेंजर होते हैं, जो मतलब कि प्राइमरी जो होती है सेकंड, यहाँ पे तो फिलहाल उसने प्राइमरी पे लगाया टैप चेंजर, तो उसको किस तरीके से चेंज करेंगे, सो दैट द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी विल बी सेम एज दैट ऑफ द सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, या सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेटेड वोल्टेज है उसके बराबर उसका वैल्यू आ जाए, उसके बराबर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास टैप चेंजर दिया प्राइमरी पे, तो प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें चेंज करना है। अब आपके पास दो चांसेस है, उसको एक तो बढ़ाना है, एक तो कम करना है। अब क्या करना है, देखिए सिंपल आइडिया में जो बता रहा हूं उसके और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे, E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 ऐसा होता है, हाँ या ना, ऐसा बोलो, बिल्कुल सही है, अपन तो पढ़े ना यार ये तो, ठीक है। सो E2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय E1, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, E1, ठीक है। अब हो क्या रहा है ना, जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में जो 0.95 टाइम्स ऑफ E2 आ रहा है, ये तो कब आ रहा है, मतलब जब यहाँ पे रेटेड वोल्टेज होगी 33 kV, तब यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.95 E2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.95 E2 आ रहा है। मतलब यार अपन को तो मतलब उतना नहीं मिल रहा है कि जितना एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे अपन चाहते हैं कि डायरेक्टली पूरा का पूरा 33 kV आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 33 kV आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे E2 कब आ रहा है, E2 मतलब क्या, 33 kV कब आ रहा है, जब वहाँ पे कितना है 76.2 kV, कितना है 76.2 kV, कब प्राइमरी में जब 76.2 kV है, तब मुझे सेकेंडरी में 33 kV मिल रहा है, तब मुझे सेकेंडरी में कितना मिल रहा है, 33 kV मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्राइमरी की जो टर्न्स है उसको क्या करे, सो डैट मुझे जो सेकेंडरी में जो वोल्टेज आ रहा है उसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, उसका वैल्यू नहीं, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, किसका, सेकेंडरी का जो V2 आने वाला है वो V2 का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यार, मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, देखिए अगर मुझे E2 का वैल्यू बढ़ाना है, क्योंकि E2 बढ़ेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना, V2 इसमें आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना, V2 चेंज होगा। अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं, मतलब देखिए अल्टीमेटली अगर आप E2 को बढ़ाओगे तो क्या होगा यार, 0.95, मतलब ये अल्टीमेटली दिस टर्म विल बिकम, दिस टर्म विल इंक्रीज ना, क्योंकि अगर ये V2 इज इक्वल्स टू 0.95 टाइम्स ऑफ E2 था, E2 को कितना बढ़ाए, सो दैट E2 की जो वैल्यू होगी, ये तो इंक्रीज करने के बाद की वैल्यू नहीं चाहता हूं मैं। देखिए 0.95 ये क्या है ना, ये इनिशियल वैल्यू है। अब मैं उसको बोलता हूँ V2 है, अब मैं चाहता हूँ V2 डैश। अब V2 डैश की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इस V2 डैश की वैल्यू आनी चाहिए 33 kV के बराबर। किसके बराबर आनी चाहिए, 33 kV के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे उसको अगर 33 kV के बराबर आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, E2 को कितना बढ़ाए, E2 को कितना बढ़ाए, सो दैट दिस V2 विल कम टू 33 kV, इट विल कम टू व्हाट, 33 kV। E2 को बढ़ाने के लिए क्या करना, कम करना पड़ेगा आपको। देखिए आपके पास क्या है ना, प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी साइड है उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो आप चेंज कर सकते हो। क्यों चेंज कर सकते हो, उसने बोला है ना कि प्राइमरी के ऊपर ही उसने क्या कनेक्ट किया है, टैप चेंजर कनेक्ट किया है। अगर प्राइमरी के ऊपर टैप चेंजर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है ना उनको चेंज कर दीजिएगा, उसको क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। अब आपके पास क्या है ना, दो ऑप्शन है, क्या है, एक तो आप उसको कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब मुझे देखना है कि मुझे उसको बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, सो दैट मेरे पास जो सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो कैसा आ जाएगा, एक्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द प्राइमरी, एक्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द रेटेड वोल्टेज के बराबर आ जाए। तो मैंने बोला ना कि अगर आप उसको ऑलरेडी वो तो 0.95 टाइम्स आ रहा है,
किसके 33 केवी का 0.95 आ रहा है। अब मैं 33 को अगर बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस है कि यार उसका वोल्टेज कैसे बढ़ जाएगा, 30 मतलब 33 से अगर मैं 35 45 40 कुछ भी लेके गया तो ऑब्वियस है कि उसका 0.95 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर सो दैट आई विल गेट 33 केवी, सो दैट आई विल गेट व्हाट 33 केवी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, E2 को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो E2 को कैसे बढ़ाएंगे, E2 को बढ़ाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको कम कर दो, किसको, नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी को कम कर दो। क्या करेंगे, प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स उसको कम कर दो। जैसे भी आपने प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकेंडरी का वोल्टेज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप प्राइमरी से ही तो क्या कर रहे हो, प्राइमरी से ही तो आप सेकेंडरी की ओर क्या ले रहे हो, इंडक्शन ले रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन आप जानते हो अच्छे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, E2 का वोल्टेज बढ़ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, E2 का वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो E2 का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन उसको कितना कम करोगे भाई, जो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ टर्न्स है ना उसके 4 पॉइंट्स कितना आया आपके पास, उसका 4.6% नंबर ऑफ टर्न्स उसको कम कर दो। अगर सपोज इसके पहले अगर उसके सेकंड जो प्राइमरी है आपके पास उसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर सपोज 100 रहे होंगे तो अब उसको कहां पे लेके आएगा, अब उसको लेके आएगा 95.2 पे लेके आएगा, 95.4 पे लेके आएगा। सर ये नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आते तो एक नंबर उसके अकॉर्डिंग, मैं तो बस ऐसा रैंडम नंबर ले लिया यार, 100 कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू तो एक्चुअली, ठीक है। सपोज अगर 102 होते तो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते, फिर 96 या जो कुछ नंबर आता उतना लेके आते। इतना समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो बस आपको एक बात करनी कि जितने परसेंट से आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा है ना उतने परसेंट से नंबर ऑफ वाइंडिंग्स को क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे, वाइंडिंग्स को नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स को उसने उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा बाय यूजिंग द टैप चेंजर, बाय यूजिंग व्हाट, टैप चेंजर। इतना समझ में आया। अब ये था कब, जब मेरे पास प्राइमरी के ऊपर जब मैंने टैप चेंजर लगाया था तब, क्योंकि उसने बोल दिया ऐसा। सपोज अगर यही टैप चेंजर अगर सेकेंडरी की ओर होता तो क्या करते हैं, सेकेंडरी के ऊपर अगर ये टैप चेंजर होता तो क्या करते, सर इसमें कुछ नहीं, डायरेक्टली क्या करता मैं, E2 कब बढ़ेगा, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, और N2 आपके पास चेंजेबल है, क्यों, क्योंकि अभी तो टैप चेंजर सेकेंडरी के ऊपर है ना, तो N2 को बढ़ा दो, अपने आप क्या हो जाएगा, E2 बढ़ जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, E2 बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, तो ये कंसेप्ट समझ में आया टैप चेंजर का कि उसमें क्या करना पड़ेगा, ये ठीक है। और इन सभी चीजों में एक बात आपको याद रखनी क्या है ना, ये जो परसेंटेज में आप लाए ना उसमें उसके लिए जो इंपीडेंस उसने दिया था ना, किस में दिया था, इंपॉर्टेंट है। अगर वो पर यूनिट में दिया होता तो आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया मींस इटसेल्फ इट इज इन व्हाट, पर यूनिट। लेकिन देखिए अगर उसने 5% दिया इसका मतलब 0.5% दिया, इसका मतलब क्या, इसका अगर पर यूनिट वैल्यू लिखोगे दिस विल बिकम 0. वो ऑलरेडी 5 इंटू तो 0.05 पर यूनिट एक्चुअली है, कितना 0.05 पर यूनिट है। और यहाँ पे परसेंटेज में लिखना चाहोगे तो दिस विल बिकम व्हाट 0.5%, दिस विल बिकम व्हाट 0.5%। तो ऐसा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन उसके जो नेक्स्ट पार्ट जो दिया है उस नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या बोला उसने नेक्स्ट पार्ट, उसने बोला है 40 MVA लैगिंग लोड एट 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर, 40 MVA का लोड दिया एट 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर। तो उसके लिए फिर अपन यही से देख लेंगे कि उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, R cos फाई वगैरह जो लिखा है उसमें देखते हैं कि फिर उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए जो उसने सेकंड पार्ट दिया, सेकंड पार्ट के बारे में क्या बोला, सेकंड पार्ट का जो गिवन डेटा है, सेकंड लोड जो मेरे पास लोड क्या दिया है, सेकंड पार्ट का जो लोड दिया है वो लोड क्या दिया है, 40 MVA दिया है, ठीक है। लोड कितना दिया है, 40 MVA का लोड दिया है, और cos फाई कितना दिया है, 0.6 लैगिंग, कितना दिया 0.6 लैगिंग। तो सिंपल क्या करोगे, मैंने तो आपके लिए फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। I2 का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, x टाइम्स I2 अपॉन, ठीक है, मैं चाहे तो उसको एक बार लिख देता हूँ, x टाइम्स ऑफ I2 इंटू R इक्विवेलेंट कॉस ऑफ फाई प्लस x इक्विवेलेंट साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई E2, ठीक है, डिवाइडेड बाई E2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट 100, मल्टीप्लाई बाई व्हाट 100 पर यूनिट में लूंगा तो उसके लिए तब जाके 100, ठीक है। x अब E2 अपॉन I2 हो जाएगा तो क्या बोल दूंगा मैं इसको, Z2 बोल दूंगा, Z2 बेस्ट, मैं वहाँ पे पूरा उसका हिस्ट्री बताया हूँ, इसके पहले भी अपन उसको पढ़े हैं तो आपको याद है, ऐसा मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। RPU कॉस ऑफ फाई प्लस XPU साइन ऑफ फाई प्लस व्हाट XPU साइन फाई। उसका जो लोडिंग दिया है, फिलहाल लोडिंग कैसे निकालोगे, लोडिंग कैसे देखोगे, उसने देखिए क्या बोला है 40 MVA लोड दिया है, ठीक है ना। आपको एफिशिएंसी जब मैं समझाया था तब उस टाइम पे भी मैंने समझाया था आपको, ये क्या समझाया था मैं, KVA ऑफ द लोड डिवाइडेड बाय KVA ऑफ द रेटेड KVA, क्या बोल रहा हूँ, KVA ऑफ द लोड डिवाइडेड बाय रेटेड KVA डिवाइडेड बाय व्हाट, रेटेड KVA, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट लोडिंग, दिस इज नथिंग बट व्हाट लोडिंग। तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू KVA ऑफ द लोड इज गिवन अस 40 डिवाइडेड बाय रेटेड KVA कितना है 50, तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा 0.8, x का वैल्यू कितना बन जाएगा 0.8 बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा है,
तो ठीक है, तो आगे चलते फिर अपन इस फॉर्मूले में उसके वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स का वैल्यू कितना बन गया 0.8 मल्टीप्लाई बाय आर पी यू का वैल्यू कितना, पर यूनिट रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.5, कॉस फाइव का वैल्यू दिया 0.8 प्लस एक्स पी यू का वैल्यू दिया है 7 मल्टीप्लाई बाय ये लेकिन परसेंटेज में दिए है सारे इंपिडेंसेस, याद रखना तुम्हें परसेंटेज का लिखने की जरूरत नहीं वैल्यू की, ठीक है। तो साइन फाइव का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये तो 0.8 थोड़ी ना बनेगा क्योंकि 0.6 दिया है ना लैगिंग पावर फैक्टर, 0.6 दिस इज 0.8, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा 0.3 प्लस 7 8 56 एंड दिस 5.6 कितना बन जाएगा 5.6। सो दिस विल बिकम, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 4.72%। कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 4.72%। 4.72% इसका मतलब क्या, दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज व्हाट वोल्टेज रेगुलेशन। इसका मतलब क्या, जो आपके पास सेकेंडरी जो आ रही है ना, सेकेंडरी का जो वोल्टेज आ रहा है बेसिकली वो क्या आ रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी V2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये कितना टाइम्स कम है, मतलब जो उसका एक्चुअल वोल्टेज उससे से अगर देखा जाए तो 95 एंड दिस इज कितना 2 ना, तो ये बन जाएगा 4.72 मतलब 95.28, ठीक है। इतना टाइम से E2 का, कितना टाइम से, इतना टाइम से E2 का। अब क्या करना पड़ेगा, E2 को बढ़ाना पड़ेगा सो डैट इसका जो वैल्यू आ जाएगा V2 का वो कितना आ जाएगा, जो उसका एक्चुअल वैल्यू था E2 का कितना था 33 kV के बराबर आ जाए, 33 kV के बराबर आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, E2 को बढ़ाना, इसका मतलब N1 को कम कर दो। इसके पहले मैं आपको बताया कैसे करोगे, अरे भाई इसके तो पढ़े ना आप, E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। आई थिंक मैं तो यहाँ पे भी समझाऊंगा उसको, हाँ समझाओ। E2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई बाय E1। अगर E2 को बढ़ाना है तो N1 को कम कर दो, तो क्या करोगे, टैप चेंजर को क्या करोगे, कम करोगे। सो टैप चेंजर विल बी या कह सकते हो कि नंबर ऑफ टैपिंग्स नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड शुड बी रिड्यूस्ड बाय 4.72% से क्या करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, टैपिंग्स को इतने परसेंट से रिड्यूस कर दो, ठीक है ना, तो उतना उसके अकॉर्डिंग उसके टर्न्स भी चेंज हो जाएंगे, उतने परसेंट से रिड्यूस हो जाएंगे उसके टर्न्स, ठीक है। अगर उसके टर्न्स उसकी इतने ये 4.272 यहाँ, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट 4.72% से उसको रिड्यूस कर दो टैपिंग्स को। इतने परसेंट से अगर आपने उसको रिड्यूस कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, E2 का वोल्टेज उतना बढ़ जाएगा, कितना, सो डैट E2 और V2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। E2 का वैल्यू कितना होगा, पहले इसके पहले जो होगा वो 33 kV, लेकिन अभी जो होगा वो 33 से ज्यादा ही होगा क्योंकि टैप चेंजर से आपने टैपिंग चेंज कर दी है ना, ठीक है, इतना। अब सपोज अगर यही जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन में मैं डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ टैपिंग्स अगर सपोज प्राइमरी की ओर न होते, वो सेकंड प्राइमरी की बजाय अगर सेकेंडरी की ओर होते तो क्या करते, सेकेंडरी की ओर होते तो सर कुछ नहीं, अगर मुझे E2 को बढ़ाना होता तो भाई मैं N2 को बढ़ा दिया होता, और N2 को बढ़ा दिया होता तो अपने आप तो मेरा तो E2 बंद मतलब बढ़ गया होता ना। समझ में आ रही ना बात, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हेलो, तो देखिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसने बोला है कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर in which ohmic drop is 1%। क्या बोला है, in which the ohmic drop is 1%। obvious है कि the name itself indicate ohmics mean it will contain the resistance, resistive element will definitely be there, and the reactance drop is 5% of the voltage। क्या बोला है, reactance drop is 5% of the voltage। इसका मतलब क्या, बेसिकली ohmic drop and reactance drop, this both the drops are 1% and 5% of voltage respectively, ठीक है। तो उसने बोला कि एट फॉलोइंग पावर फैक्टर्स 0.8 लैगिंग एंड 0.8 लीडिंग, और बोला कि कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। रेगुलेशन निकालना है आपको फॉर द गिवन पावर फैक्टर्स, और जो उसने डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसने क्या बोला है अपन को, उसने बोला है कि ओमिक ड्रॉप जो अपन को दिया है, द वैल्यू ऑफ ओमिक ड्रॉप इज इक्वल्स टू 1%, डेट ऑफ द रिएक्टेंस ड्रॉप इज 5%। रिएक्टेंस ड्रॉप कितना दिया अपन को, रिएक्टेंस ड्रॉप इज गिवन एज 5%, ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर जो उसने पहला दिया है, इट इज गिवन एज पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू 0.8 लैगिंग, और जो दूसरा पावर फैक्टर उसने दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है, इट इज गिवन एज 0.8 लीडिंग। कितना दिया है, 0.8 लीडिंग। अब उसके अकॉर्डिंग अगर बात, मतलब जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ओमिक ड्रॉप मतलब क्या, ओमिक ड्रॉप इज नथिंग बट व्हाट, I2 and R equivalent,
आर इक्विवेलेंट, दिस आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज रेफर टू द प्राइमरी सेकेंडरी साइड, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके पहले के वीडियोस में बच्चों में लिखा था इट वाज, जिस साइड की करंट लिख रहे हो ऑब्वियस क्या है, उस साइड ही रेफर किया होगा आपने उसको, तो ठीक है ना। तो दिस इज नथिंग बट, दिस इज दी ड्रॉप, लेकिन क्या है ना, किसका परसेंटेज दिया, परसेंटेज किसका दिया 100, ये किसका परसेंटेज दिया, इट इज गिवन ऑफ व्हाट, वोल्टेज के परसेंटेज दिया, किसका, वोल्टेज के परसेंटेज। उसको अगर थोड़ा अच्छे से देखा जाए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, आर इक्विवेलेंट टू डिवाइडेड बाय E2 डिवाइडेड बाय X2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, आर पर यूनिट, this is nothing but what, r per unit multiply by 100, तो obviously this is in what, r per unit in percentage, this is what r per unit in percentage में दिया है, जैसा इसका दिया है वैसा सिमिलरली रिएक्टेंस ड्रॉप का भी दिया होगा, ठीक है। दिस विल बी रिटन एज I2 x इक्विवेलेंट टू डिवाइडेड बाय E2 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी अगर बात करूँ तो देखिए कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम x इक्विवेलेंट टू डिवाइडेड बाय E2 डिवाइडेड बाय E2 divided by I2 multiply by 100, this is nothing but x per unit, this is nothing but what, x per unit, और multiply by 100 एक्चुअली यार वो परसेंटेज में ऑलरेडी दिया है तो उसको क्या मतलब, वो परसेंटेज में दिया है, ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो r per unit that one is given in percentage, ठीक है, तो this is also given in what, percentage, तो ये तो 100 से ही होगा, तो this will be given in what, xpu is given us in what, परसेंटेज में दिया है, ठीक है। तो वहां से अगर अपन को क्या लिखना, वोल्टेज रेगुलेशन अगर लिखना होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे लिखोगे, वोल्टेज रेगुलेशन इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ, अब पर यूनिट में दिया डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, दिस विल बी r पर यूनिट cos phi प्लस x पर यूनिट sin phi। अब परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज में दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई क्यों करें उसको, और उसने बोला है कितने परसेंटेज के लिए क्या वगैरह ऐसा कुछ बोला है, मतलब लोडिंग के बारे में ऐसा कुछ बोला है, कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच ओमिक ड्रॉप इज 1% एंड रिएक्टेंस ड्रॉप इज 5% ऑफ द वोल्टेज एट फॉलोइंग पावर फैक्टर्स, कुछ भी नहीं मेंशन, मतलब x का वैल्यू 1 फुल लोड पे लिखना है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 1, r पर यूनिट का वैल्यू कितना दिया भाई, उसने दिया 1% दिया है, ठीक है ना, 1% दिया है, मल्टीप्लाई बाय cos phi कितना 0.8, ठीक है, प्लस x पर यूनिट का वैल्यू क्या बन जाएगा, जो उसने दिया है वही बनेगा ना 5%, सो दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय साइन, दिस इज 0.6, ये कितना बन जाएगा 0.6, तो ये कितना बन जाएगा 5 इंटू 0.6 कितना 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज नथिंग बट व्हाट 3.8%, दिस इज नथिंग बट व्हाट 3.8% वोल्टेज रेगुलेशन विल बी ओवर देयर। लेकिन ये किसके लिए था देखा जाए तो देखिए मैं यहाँ पे जो यूज़ किया था, दिस वाज इंडिकेटिंग द लैगिंग पावर फैक्टर, प्लस वाज इंडिकेटिंग द लैगिंग पावर फैक्टर। अगर मैं सपोज फिलहाल अगर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए निकालने की बात करूँ तो जो सेकेंड केस बनेगा मेरे पास, जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा दैट विल बी नथिंग बट एक्स टाइम्स ऑफ आर पर यूनिट आर पी यू कॉस ऑफ फाई माइनस एक्स पर यूनिट साइन ऑफ फाई, ठीक है। 1 कभी भी याद रखना कि आप x लिखना कभी भूलना मत, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो जाएगा कि जहाँ पे मेंशन नहीं होगा तो आप उसको फुल लोड लेके कंसिडर करके चलोगे, आगे आंसर भी सही आ जाएगा, लेकिन जितना आप एक्यूरेट रहोगे उतना आपका बेटर, मतलब आपका ही फायदा है, ठीक है। r पर यूनिट इज 1% मल्टीप्लाई बाय cos phi इज 0.8 माइनस किस बात के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर उसके लिए, और मैं सारे रिजल्ट आपको इसके पहले डिराइव करके दिया और सारी चीज़ें मैं उसमें डिस्कस भी किया हो। एक्स पर यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.6, तो ये कितना बन जाएगा 3 माइनस 0.8 इज नथिंग बट व्हाट 2.2%, दिस विल बी व्हाट 2.2%। These value are itself given in percentage, so no need to write it or no need to multiply it, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया। तो इसमें से कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि सर अगर हम उसको जो परसेंटेज में दिया उसको अगर डिवाइडेड बाय 100 करते और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 100 से, तो अल्टीमेटली यही आने वाला था ना, कोई ज़रूरत नहीं थी फिर उसको वहाँ से वहाँ इस तरीके से करने के 3.8 और 2.2% जो वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है उसको उस तरीके से देखने के, ठीक है।